गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा, सवाल पूछे जाने लायक सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा हम एक बैकग्राउंड सोचें कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरीज, ये सब आता है। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज, सेवाएं। कोई भी देश तेजी से आर्थिक विकास करता है कि अगर उसके मार्केट में जितनी डिमांड है उनको वो उसी की वो सप्लाई कर सके, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो सर्विसेज की है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में, वैश्वीकरण के दौर में, सिर्फ सभी देशों की कोशिश अपने मार्केट को एक्सप्लोर करने की नहीं होती है, बल्कि पूरा विश्व उनके लिए एक मार्केट है। और इसलिए हर देश तेजी से प्रगति करे, उसके लिए अपने बाजार को तो कवर करे ही करे, साथ में दुनिया भर के बाजारों तक अपनी रीच बनाए, मतलब एक्सपोर्ट करे, ताकि दुनिया भर के बाजारों में उसके सामान की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उसके लिए पूरा बाजार, पूरी दुनिया एक बाजार होगी, उतना ही तेजी से वो डिमांड जो है वो जितनी क्रिएट होगी उतनी गुड्स और सर्विस सप्लाई करेगा, और जितनी गुड्स और सर्विस सप्लाई करेगा उस देश को उतना ही आर्थिक लाभ होगा। तो इस पूरी छोटी सी बात के पीछे उद्देश्य यही कि हर देश की कोशिश होती है कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का। इस क्रम में भारत भी कोशिश कर रहा है, और दुनिया में पहले तक ये लीड चाइना ने ली थी। तो अब भारत सरकार अपने राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और उसके लिए नीति आयोग ने कौन सा राज्य एक्सपोर्ट करने के मामले में कितना तैयार है, उसकी एक रैंकिंग जारी की, एक रिपोर्ट जारी की, एक इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है ईपीआई, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात की तैयारी का सूचकांक। और इस निर्यात तैयारी सूचकांक जो है, ये जो इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। कब से शुरू किया इसको जारी करना? 2020 से। तो 2024 का जो निर्यात तैयारी सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, वो कौन से नंबर का इंडेक्स होगा? चौथी बार जारी किया है ना। तो अभी 2026 स्टार्ट हो गया हालांकि, लेकिन ये जो इंडेक्स आया है वो कब का आया है? 2024। तो 2024 के अनुसार भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए कितने तैयार हैं, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, उनके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का समावेशन कैसा है, वहां पर स्किल्ड वर्कर कितने हैं, उसकी कनेक्टिविटी पोर्ट से, एयरपोर्ट से, रेल रोड से कैसी है। ये सारे पैरामीटर ध्यान रखते हुए नीति आयोग ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी की है, और उसमें राजस्थान भी आता है। तो इसलिए अपने लिए एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां बन जाता है। आगे बात समझ। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में करंट अफेयर के हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स लायक सवाल इसमें से निकलता है, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। तो ये जो ईपीआई या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है 2024, नीति आयोग ने कब जारी किया? 14 जनवरी 2026, संक्रांति के दिन, कल की बात है ना। तो अब इसमें देखें तो थोड़ी सी बातें अपन आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या मुख्य बिंदु है? चौथा संस्करण आया, कब से स्टार्ट हुआ? 2020 में। अच्छा, ये ईपीआई है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये कितने मेन पिलर के ऊपर आधारित है? इसमें जो इंडेक्स में रैंकिंग दी जाएगी प्रत्येक राज्य को, वो 4 पिलर या 4 प्रमुख स्तंभ है, उनके आधार पर दी जाएगी। वो 4 कौन से पिलर है, अगली स्लाइड में हम देख लेंगे। ये जो 4 पिलर है उसके अंदर 13 सब पिलर बनाए गए हैं, और कितने इंडिकेटर बनाए गए? 70 इंडिकेटर है। हम सिर्फ इन 4 की बात करेंगे क्योंकि आगे वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगली बात इसमें देखें तो इसका क्या फायदा? ये ईपीआई जो है वो इंडेक्स जारी कर देगा, इससे क्या? तेजी से अपने राज्यों को इस लायक बनाना, इतना मजबूत करना कि वो एक्सपोर्ट के मामले में थोड़े पहले से हर साल पिछले साल की तुलना में बेहतर बनते चले जाए। और 2030 तक भारत सरकार का एक टारगेट है कि हम 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाए। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 अरब, है ना। 1000 बिलियन के बराबर कितना होता है? 1 ट्रिलियन। तो हम 2030 तक भारत को
$1 ट्रिलियन के बराबर एक्सपोर्ट करें, इतनी हमारी नेटवर्थ पहुंच जाए, मतलब हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू इतनी पहुंच जाए 2030 तक, कितनी, $1 ट्रिलियन, यानी कि 1 अरब डॉलर, 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर, इतनी पहुंच जाए। और साथ में भारत सरकार का एक विजन है, विकसित भारत 2047। क्यों? क्योंकि 2047 में भारत की आजादी को कितने साल हो जाएंगे? 100 वर्ष हो जाएंगे। तो विकसित भारत कब बनेगा? जब उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी। इकोनॉमी तेजी से कब बढ़ेगी? जब सर्विस और गुड्स तेजी से बनेंगे। सर्विस और गुड्स तेजी से बनेंगे तो मार्केट में जॉब पैदा होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा इकोनॉमी बूम करेगी और भारत क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। उस विजन के अनुरूप हम एक्सपोर्ट में बहुत बड़े प्लेयर के रूप में दुनिया में उभरे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने इसको ईपीआई को जारी किया है, ताकि राज्यों के बीच में आपस में कंपटीशन पैदा हो कि भाई पिछली बार से आगे वाला, हम उससे आगे निकलेंगे, उससे आगे निकलेंगे, पिछली बार से और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे एक दूसरे का। भाई तमिलनाडु में ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों कर पाता है, राजस्थान तमिलनाडु से क्यों पीछे है, या फिर मान लो कि कर्नाटका जो है वो क्यों आगे है, महाराष्ट्र उससे भी आगे क्यों है, तो कोई पीछे है तो उसकी क्या कारण है? पॉलिसी लेवल पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है, या फिर और कोई कच्चे माल के लेवल पर है, या इस तरीके के सारे पैरामीटर आपस में कंपेयर करके देख पाएंगे। तो जो 4 पिलर जिनके ऊपर ये ईपीआई निकाला जाता है, उनमें सबसे पहला है एक्सपोर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेल, रोड, पुल, इस्त्री आदि चीजें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इस मामले में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होता है किनको? जो अपने समुद्र के किनारे वाले देश हैं, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर जो है वो केरल हो गया। इन राज्यों के पास अपने आप ही स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बंदरगाह होते हैं, पोर्ट है उसके आसपास बनती है, और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल घट जाती है। या फिर यहां पर असेंबलिंग इंडस्ट्री लगा देंगे, देश के आंतरिक राज्यों में छोटे छोटे कंपोनेंट बनवाएंगे, उन सबसे मंगवा के असेंबल करके विदेशों में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इनके पास एक स्वाभाविक एडवांटेज होता है। तो सबसे पहली निर्यात के लिए जो अपनी एक तो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, प्रचालन व्यवस्था, और दूसरी यूटिलिटी टाइप की कैसी चीजें, तो उसका जो ईपीआई निकाला जाएगा उसमें कितना वेटेज होगा? 20%, यानी कि उसके पास पोर्ट है, रेलवे, एयरपोर्ट, वो सारी चीजें कनेक्टिविटी वाली। दूसरा, एक व्यापार करने का माहौल है क्या वहां पर, ट्रेड करने का इकोसिस्टम डेवलप हुआ क्या, मतलब रॉ मटेरियल वही मिलता है, रॉ मटेरियल की खुदाई होके वहां पर जो कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री वही है, फैक्ट्री वो कंपोनेंट में बन गया, उस कंपोनेंट को आपस में जोड़ के तैयार माल बनाने वाली वही है, फिर वहां का लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस और उसकी कस्टम क्लियरेंस, वो सारी चीजें बहुत बेहतरीन। मतलब व्यापार करने का माहौल, जिसको एक तरीके से कहें कि कोई भी बच्चा वहां पर स्टार्टअप लगाए, फिर उसकी फैक्ट्री इंडस्ट्री को सरकार के द्वारा नर्चर किया जाए, आराम से फाइनेंस उपलब्ध, वो सारी चीजें आपस में, ट्रेंड, ह्यूमन रिसोर्स, कुल मिला के माहौल, जैसे कि बेंगलुरु के अंदर बाय डिफॉल्ट ही आईटी से संबंधित एक माहौल है। जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र में फाइनेंस से संबंधित जो चीजें हैं, मुंबई में उसका माहौल है, वहां पर आराम से लोन मिल जाएगा, आराम से वो सारी चीजें गाइडलाइन वगैरह मिल जाएंगी। तो जिस राज्य में, जैसे तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल का माहौल है, आईटी का माहौल है, कहां पर अपने गुरुग्राम में इस तरीके से सॉफ्टवेयर की एक तरीके से नया सेंटर उभर रहा है, तो वहां पर माहौल करने, कंपनी स्थापित करने से लेकर, प्रचालन करने से लेकर, ट्रेंड मनुष्य आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे उन सब का। फिर उसके बाद उस राज्य की सरकार बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कितना प्रयास कर रही है। हम देखते हैं आजकल हर राज्य की सरकार इन्वेस्टमेंट सबमिट कराती है, उस इन्वेस्टमेंट सबमिट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको ऑफर देती है, हम आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पर जमीन दे देंगे, आपकी वहां तक बिजली पानी फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया 6 लेन सड़क बना के दे देंगे, आपकी फाइल जो आएगी हमारे लिए आवेदन की, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब कोई रेपेटिज्म में नहीं उलझाएंगे, हम आपको जो राज्य सरकार के टैक्स बनते हैं वो 5 साल तक 0 रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगले 5 साल 5% लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो कितनी रियायतें, कितना रेड कॉर्पेट बिछाती है किसी राज्य की सरकार इन्वेस्टर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, यानी कि वहां पर वहां का गवर्नेंस और वहां की पॉलिसी बिजनेस फ्रेंडली है कि नहीं है। उसके बाद निर्यात में प्रदर्शन कैसा है, यानी कि वहां पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोगों का, इंडस्ट्री का आपस में बाहर देशों से कनेक्शन है क्या, बाहर वाली कंपनियों के साथ उनके टाई अप है क्या, उनके प्रोडक्ट की बाहर डिमांड है क्या, पहले से ही चल रहा है या अभी नए बाजार एक्सप्लोर कर रहा है, वो सब चीजें। तो कुल मिला के इन 4 पिलर में से 40% तो वेटेज है
पूरा वहां पर व्यापार करने का माहौल है क्या? बाकी इन तीनों पिलर का कितना वेटेज रहता है? 20-20% वेटेज रहता है। उसके बाद हम देखिए आगे, तो यहां पर जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको दो भागों में बांटा। एक तो देखो, सारे राज्यों की तुलना बराबर नहीं हो सकती। अब गोवा की और महाराष्ट्र की कोई तुलना नहीं है ना? जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम है, उसकी और राजस्थान की कोई तुलना नहीं है। तो राज्यों को दो भागों में बांट दिया। एक तो बड़े राज्य जिनकी इकोनॉमी ओवरऑल ठीक है, क्षेत्रफल साइज बड़ा है, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा है, उनको। दूसरी तरफ बांट दिया छोटे राज्य और पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, इनमें से इन बड़े वालों में भी छोटे वालों में एक्सपोर्ट कितना है, या कितना एक्सपोर्ट वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं या एक्सपोर्ट करने की दिशा में प्रयास करें, उस आधार पर इसको भी, इन राज्यों को भी, इन राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला लीडर, यानी कि ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि महाराष्ट्र, वो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया की क्या है? लीडर है। दूसरे उभर रहे हैं, यानी कि इन लीडर को चैलेंज दे रहे हैं, है ना? तो दूसरी कैटेगरी क्या बनाई गई? चैलेंज। तीसरे जो अभी अभी थोड़ा सा सोचना शुरू किया है, धीरे धीरे अपनी पॉलिसी में सुधार ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो क्या है? आकांक्षी या एस्पायरर्स, जो आकांक्षा कर रहे हैं कि हम भी इनमें शामिल हो। तो टोटल चाहे बड़े वाले राज्य हो चाहे छोटे वाले राज्य हो, कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3। पहला जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं, लीडर। दूसरा एक्सपोर्ट में उभर रहे हैं, चैलेंजर। और तीसरा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आकांक्षी। ये 3 में बांटा गया। तो इन बड़े राज्यों में ईपीआई रैंकिंग, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग है, उसमें किसका नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। किसका है? महाराष्ट्र को लॉक कर दिया जाए, गुजरात को लॉक कर, किसको लॉक करें? महाराष्ट्र पे ज्यादा आप सहमत हैं? अच्छा, इन छोटे वालों में भी ऑप्शन मैं आपको देता हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। सिक्किम तो देखो आप, इधर कौन आया? इधर कौन आया? उत्तराखंड। ये टोटल ईपीआई में स्कोर महाराष्ट्र का कितना हुआ? 68.01 और उत्तराखंड का कितना हुआ? 52.07। सही है बात? 52.07। अच्छा, बड़े राज्यों में 2 नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। 3 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। अब इसमें भी बनाओ कि जो समुद्र के किनारे वाले राज्य, इन बड़े वाले राज्य देखे अपन 5, तो 5 में से कितने समुद्र के किनारे वाले? 4। कौन से? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, और बीच में एक है यूपी वाला क्षेत्र। आई बात? यूपी में हैंडीक्राफ्ट और वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, डिफेंस, कार तेजी से काम किया है। सरकार ने बहुत तेजी से फोकस किया है, यूपी का प्रदर्शन बहुत तेजी से सुधरा है। बाकी स्वाभाविक तौर पर इनके पास एडवांटेज है, ये किनारे वाले राज्य हैं। छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है? उत्तराखंड। अच्छा, अब छोटे और बड़ों की ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाए, छोटे और बड़ों की, तो राजस्थान की रैंकिंग कितनी पड़ी है इस सीपीआई 2024 के अंदर? 17 नंबर। कौन सा आया है? यानी कि हमसे उत्तराखंड भी ऊपर है, इससे भी हम नीचे आए छोटे वाले राज्यों के हिसाब से देखें तो ओवरऑल राजस्थान की रैंकिंग आई है 17। कितना स्कोर है हमारा? 47.31। ध्यान से देखेंगे इसको, कितना स्कोर है? 47.31, है ना? अच्छा, अपन ने 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल कितना एक्सपोर्ट किया? 84,578 करोड़ रुपए का। अपने एक्सपोर्ट में मेनली क्या क्या चीजें जाती है आप बताओ मुझे? जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर का सबसे बड़ा काम है ये। और बताओ? हैंडीक्राफ्ट का आइटम जो जोधपुर और इसके आसपास के एरिया। और क्या जाता है? मिनरल्स के एक्सपोर्ट हम करते हैं क्या? है पत्थर वत्थर, मार्बल वगैरह ऐसा कुछ करते हैं? और क्या करते हैं? है इंजीनियरिंग आइटम जैसे कि, है बस ऐसे ही कहीं पढ़ा था, नाम याद आ गया इसलिए कह दिया है। देखो अपन क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, आपके आगे जेम्स एंड ज्वेलरी, जयपुर प्रमुख। ऑटो और ऑटो के कंपोनेंट, अलवर नीमराना वाला क्षेत्र, वहां पर खूब सारी ऑटो फैक्ट्री लगी हुई है। वो फर्नीचर का काम अपना, ये जो चाहे वो आपका चूरू का हो चाहे जोधपुर का हो, अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो अपना परंपरागत ट्रेडिशनल फर्नीचर है उसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम करते हैं। हैंडलूम और टेक्सटाइल,
जिसमें कपड़े वपड़े और वो सांगानेर, बगरू प्रिंट और ये सारे अपन भेजते हैं। अब हम विदेशों में इनके अलावा और क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? उनमें हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो इसका मतलब रक्षा उपकरण और एरोस्पेस से संबंधित उपकरण। राजस्थान सरकार ने कहां पर इस तरीके की फैक्ट्री इंडस्ट्री शुरुआत करने की कोशिश जो है वो प्लानिंग की है? जोधपुर के आसपास के एरिया में, जयपुर के आसपास के एरिया में, जो वो डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित जो नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप होने वाली है। ईवी से संबंधित हम प्रयास करें, जो अपना अलवर के आसपास का क्षेत्र है वहां पर। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये सब, और इसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट, जो देसी दवाएं वगैरह या आयुर्वेद वाली दवाएं हैं, ये अपने इमर्जिंग उभरते हुए क्षेत्र हैं। हम जिन 5 देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनमें नंबर 1 कौन? यूएसए। तो ये ट्रम्प ताऊ क्यों छोड़ेगा? टैरिफ इतना बढ़ा दिया है, तो ये यूएसए अभी तक 2024 वाले डाटा में यूएसए। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई के साथ और इनके शारजा वगैरह खूब। उसके बाद यूके, उसके बाद जर्मनी और सबसे लास्ट टर्की के साथ अपना व्यापार है। अच्छा, जो 3 कैटेगरी है, लीडर, चैलेंजर और एस्पिरेशन, अपने राजस्थान किस में आता है? यानी कि हम अभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अच्छा, बड़े राज्यों की श्रेणी में ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं, ओवरऑल देखा जाए तो 17वें। हमसे ऊपर उत्तराखंड और वो एक और जो चला गया, लेकिन हम ओवरऑल रैंकिंग में 17 नंबर पे और बड़े राज्यों की 15 नंबर की। अच्छा, राजस्थान में अगर देखोगे तो ये वाले अपन ने एक मैप भी इसमें एड ऑन किया। भीलवाड़ा में जैसे टेक्सटाइल का बड़ा काम है ना। अलवर में ऑटोमोबाइल और फूड और बेवरेजेस का अच्छा काम है। वहां पर खूब सारी जो है वो एक तरीके से शराब निर्माण की फैक्ट्री, बियर निर्माण फैक्ट्री और विभिन्न प्रकार के जूस और पेय पदार्थों को बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जयपुर में टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी का काम। कोटा में केमिकल, स्टोन और टेक्सटाइल का काम प्रमुख रूप से होता है ना। तो ये अपना सोर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब इन राजस्थान। अपने जो वो मिनिस्ट्री ऑफ और सरकार का जो ऑफिशियल मैप है उसी को अपन ने इसमें शामिल किया है। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करो फिर आप। दोनों सही है क्या? ये कथन तीनों ही सही है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल स्प्रिंग बोर्ड का ऑफिशियल। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।